स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India is the only country that does not value its culture, its heritage, its history. भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की, अपने इतिहास की इज्जत नहीं करता। कैसा लगा सुन के? दुख हुआ, गुस्सा आया, मेरे ऊपर गुस्सा आया, पर मैं किस वजह से यह चीज कह रहा हूं, आज का टॉपिक उसी चीज पे फोकस करेगा, जहां हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों चीजों को लिंक करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। आप देख सकते हैं ये एक बहुत यूनिक सी हेडलाइन है, जहां पर कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ कल्चरल आइटम्स जो कि भारत को बिलोंग करते हैं, वो भारत के पास वापस आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज होती आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल डेट। लेकिन ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऐसे आर्टिफैक्ट्स, ऐसे हिस्टोरिकल आइटम्स भारत से बाहर गए। अब वो भारत के बाहर गए कैसे? हाउ डिड दे गो आउटसाइड इंडिया? सबसे पहली चीज जो आप लोग नहीं करते हैं वो ये है कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें। ये जितनी पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। सारे पीडीएफ्स यहां पे अपडेटेड मिलेंगे, और इन सारे ही चैनल्स पे, चाहे इंस्टा हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, हम बहुत हाई क्वालिटी वैल्यू एडेड कंटेंट आप तक लेकर आते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल होगा। तो जरूर हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आयुष सांघी, रिमेंबर आयुष इज विद एन एक्स्ट्रा S, double S. So let's see what the headline is and what are we getting. न्यूयॉर्क का एक बहुत ही प्रख्यात म्यूजियम है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। शायद आपने इस म्यूजियम का नाम सुना हो। एक बहुत पॉपुलर फैशन इवेंट होता है जिसको कहा जाता है मेट गाला इवेंट। मेट गाला इवेंट जो है वो होता है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में। ये उसकी एंट्री है, देखिए द मेट ऐसी उसकी सीढ़ियां हैं, और इस तरीके से म्यूजियम में एंट्री है। मेट गाला इवेंट और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, यहां पर ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे गए थे या ऑलरेडी थे जो कि भारत को बिलोंग करते हैं, और यूनेस्को के इंटरवेंशन के बाद मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ये जो है ये भारत को ये आर्टिफैक्ट्स वापस करेगा। So, the Metropolitan Museum of Art, New York, is returning 15 antique sculptures to the government of India after having learned कि ये जो जितने भी ये आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी ये कल्चरल आइटम्स हैं, ये भारत से गैर कानूनी तरीके से हटाए गए, चुराए गए या एक्सपोर्ट करे गए। तो ये एक हेडलाइन है जिसके अंदर हमने घुस के चीजों को एक्सप्लोर करा कि भाई कैसे हुआ, ये आर्टिफैक्ट्स इलीगली रिमूव हुए कैसे, ये गए कैसे। आपको इन सारे शब्दों का मतलब बताएंगे कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, एंटीक क्या होता है, और ये किस कानून के तहत भारत में चलता है और ग्लोबली चलता है। सो लेट्स हैव अ लुक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये जितने भी स्कल्पचर्स हैं, यानी कि वर्क ऑफ आर्ट है जो कि हाथ से काम होता है, तो कोई भी लिटरेरी वर्क हो, वर्क ऑफ आर्ट हो जो कि हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का होता है, उसे हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। ये सारे स्कल्पचर्स जो है ये अलग अलग सेंचुरीज को बिलोंग करते हैं। अगर पूरा इसका होराइजन देखा जाए तो 1st सेंचुरी BC से तकरीबन 9th या 10th सेंचुरी AD तक, यानी 1100 साल के भीतर वो जो पीरियड है 1100 ईयर्स का, उस 1100 इयर्स के भीतर जो है ये सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए गए थे, या उस जमाने के हिसाब से वर्क ऑफ आर्ट था जो आज जो है आर्टिफैक्ट बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो कि इसमें गैर कानूनी तरीके से ट्रेड करता था, नाम है सुभाष कपूर। इस वक्त जेल में है, ट्रिची जेल में है, सजा काट रहा है। इसको अरेस्ट किया गया था जर्मन पुलिस द्वारा जर्मनी में, और इसे हैंडओवर करा गया तमिलनाडु के आइडल विंग, CID आइडल विंग को, क्योंकि ये वहां पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, बिकॉज ही रिमूव्ड सर्टन आर्टिफैक्ट्स, सर्टन आइडल्स, कुछ मूर्तियां इसने चुराई जो ये ग्लोबली जा जाके ट्रेड करता था, बेचता था। आपको दिखाते हैं कि वो मूर्तियां कौन कौन सी थी। तो ये जो है ये मूर्तियों के नाम है, एक सेरामिक पॉट फ्रॉम चंद्रकेतुगढ़ ऑफ 1st सेंचुरी BC,
फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है। स्टोन बस्ट ऑफ कामदेव ऑफ द गॉड ऑफ लव, ये आइडल है, इसकी आपको फोटो भी दिखाएंगे, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी AD. A Shwetambar enthroned Jina with attendant Yaksh and Yakshi 11th century CE, मतलब 11वीं सदी का है। ये सारे आइडल्स के साथ वो पकड़े गए। देयर आर सम ऑफ दीज आइटम्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट जो कि चोरी हुए थे। ये भारत के म्यूजियम से चोरी हुए थे और ये भारत के बाहर बेचने के लिए रखे गए थे, और ये डेट करते हैं फर्स्ट सेंचुरी BC से 11th सेंचुरी AD तक। ये आप देखिए श्वेतांबर जी की मूर्ति है विद अटेंडेंट यक्ष एंड यक्षी। ये जो है ये नायाब है, दिस इज एंटीक, दिस इज समथिंग विच इज इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब यहां पे है इतनी हाई वैल्यू की चीज है कि यहां पे चोरी करके अगर आप इसे इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बेचते हो तो आपको इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी खूब कीमत है और इसी चीज को चुराया गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एंटीक या एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एंटिक्विटी, या हम किसी चीज को कहते हैं एंटीक, हिंदी में नायाब है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत हाई है। इट हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इसकी ऐतिहासिक जरूरत है या ऐतिहासिक जरूरता जो है वो बताई गई है, इस वजह से इसे एंटीक कहा जाता है। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं, ऐसे कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सारे आइटम्स, चाहे ये मूर्तियां हो, पॉट हो, वर्क ऑफ आर्ट हो, किताबें हो, इंस्क्रिप्शन हो, पेंटिंग हो, ये एंटीक की डेफिनेशन में आता है। ये एक कानून अनुसार जो है वो रेगुलेट करा जाता है। कानून का नाम है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972। इसके तहत कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट हो, लिखाई हो, रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, लिटरेरी और एस्थेटिक वैल्यू, जो कि कम से कम 75 साल एग्जिस्टेंस में रही हो, आई रिपीट 75 इयर्स एग्जिस्टेंस में रही हो, तो इसको एंटिक्विटी या एंटीक माना जाता है, नायाब माना जाता है, जो इनवैल्यूएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत हाई है। इट हैज एन एक्सेसिव मैसिव वैल्यू। तो अब तो आजादी को भी 75 साल हो गए, तो आजादी के टाइम के अगर गांधी जी का चश्मा हुआ तो वो भी एंटीक हुआ इस डेफिनेशन के अनुसार। और कोई भी गांधी जी की लाठी हुई, चरखा हुआ, सुभाष चंद्र बोस की कोई बिलोंगिंग्स हुई, तो ये सब एंटीक या एंटिक्विटी के डेफिनेशन में जो है ये आ जाएंगे। अब यहां पे एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, एक दिलचस्प चीज है जो कि आपके जानने लायक है। भारत सरकार रिपोर्ट करती है कि कुल मिला के तकरीबन 500 आर्टिफैक्ट्स, ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं या एंटिक्विटीज हैं जो कि भारत से गायब हुए या चोरी हुए, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचे गए हैं। सही आंकड़ा बताया जाए तो 486 आर्टिफैक्ट्स। लेकिन यूनेस्को की फिगर क्या बोलती है, दैट देयर आर मोर देन 50,000, 50,000 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि 1989 तक भारत के बाहर ले जा चुके हैं या भारत से चुरा के बाहर ले जाके बेच चुके हैं। और जब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज का ऑडिट करा तो 1992 से 2017 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25 साल के पीरियड में 4500 आइटम्स वर सोल्ड अब्रॉड, दे वर एक्चुअली स्टोलन फ्रॉम आवर मॉन्यूमेंट्स। मतलब आप सोच के देखिए, हमारे मॉन्यूमेंट से चीजें गायब हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मुंह मांगी कीमत पे बेची जा रही है और हमें चिंता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इस चीज का? क्या भारत सरकार इसको रोक नहीं पा रही है? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि हम अपने कल्चर को वैल्यू नहीं करते, क्यों कह रहा हूं हम अपने इतिहास की जरूरत नहीं समझते या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं वैल्यू करते, इसलिए नहीं करते। हमारे म्यूजियम्स जो हाईली सिक्योर इंस्टीट्यूशंस हैं और कैसी कैसी जगह लोकेटेड है, लुटियंस दिल्ली में लोकेटेड है, सेंट्रल प्लेस ऑफ दिल्ली है, वहां से चीज चोरी कैसे हो गई? हाउ द हेल आर पीपल स्टीलिंग these artifacts, these literary work of art from such museums? If they are, then this is our mistake, this is the administration's fault, this is the failure of the government of India. और अनुमान ये कहा जाता है that 6 मिलियन से ऊपर एंटिक्विटीज जो है देश में ऑलरेडी थी, जिसमें से 1.7 मिलियन अकाउंटेड है। इतनी ही 17 लाख के आसपास अकाउंटेड है, बल्कि 60 लाख से ऊपर है। इंडिया का इतना रिच हेरिटेज रह चुका है, इतनी रिच हिस्ट्री रह चुकी है, हमें पता ही नहीं इंडिया में क्या क्या है। We don't know what is there in India. So आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल जो लॉ है उसके तहत इसको लूटिंग कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल लूटिंग का मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व करे जाते हैं, रखे जाते हैं, म्यूजियम्स में रखे जाते हैं, उनको आप वहां से चुरा के गैर कानूनी तरीके से नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो। इसको आर्कियोलॉजिकल लूटिंग कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल लूटिंग इज द इल्लीसिट, गैर कानूनी तरीके से रिमूवल ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल साइट।
Such looting is the major source of artifacts for the antiquities market. Antiquities market के लिए बहुत बड़ा सोर्स है लूटिंग का, और इसी चीज को हमें रोकना है और हम रोक नहीं पा रहे हैं. Many idols are pilfered from temples. मंदिरों से बताइए मूर्तियां चोरी हो जाती हैं. अब सोच के देखो, आप किस चीज की पूजा करने जाते हैं? भाई मंदिर में मूर्ति की तो पूजा करने जाते हैं. आइडल वर्शिप, डेटी की तो पूजा होती है, और मूर्ति चोरी हो गई तो क्या पूजा करेंगे आप? Rock inscriptions are taken away from our heritage sites and paintings are shipped across the seas. तो ये सारी चीजें जब यहां से चोरी होती हैं, ऑथराइज्ड ज्यूरिसडिक्शन से निकाली जाती हैं और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेची जाती हैं, इसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल लूटिंग. तो जो लोग ये खरीदते हैं वो इसके पूरे नेक्सस या इसके पूरे सिंडिकेट में आते हैं. अगर आपने हॉलीवुड फिल्में देखी हो या टीवी सीरीज देखी हो, ये टर्म आपने सुना होगा, सिंडिकेट है जी, नेक्सस है. तो सिंडिकेट ये है, इससे बड़ा सिंडिकेट नहीं हो सकता. द पीपल हु हैव स्टोलन आवर एंटिक्विटीज आर एक्चुअली इंडियंस. क्यों? क्योंकि भारत में आके मंदिर में जाके तो भारतीय चुराएगा ना, कोई अंग्रेज आके थोड़ी चुराएगा, मेट गाला वाला के थोड़ी चुराएंगे. सो दे आर इंडियंस. मतलब आप सोच के देखिए उस भारतीय इंसान की कैसी श्रद्धा होगी जो जाके मूर्ति चुराता है या इंडियन म्यूजियम से पेंटिंग चुराता है. एंड वी हैड मल्टीपल किंगपिन्स रनिंग द शो ओवर डेकेड्स. पुष्पा पिक्चर अगर आपने देखी हो, उसमें रेड सैंडल्स का बिजनेस हो रहा था, वो इलीगली एक्सपोर्ट हो रहा था. वो तो पेड़ है, यहां पे तो आप मूर्तियां चुरा रहे हो. आप सोच के देखो क्या श्रद्धा होगी इनकी. एंड दे ऑल फाइंड अ होम इन फॉरेन म्यूजियम फॉर पीपल टू गॉक एट, ताकि लोग जाके वहां पे देखें. हिंदुस्तान के म्यूजियम में लोग आके देखते हैं, वो आपको बर्दाश्त नहीं. अब यहां से वही चीज जो है न्यूयॉर्क जाके देखोगे, हद हो गई. मतलब कमाल है. किसकी गलती है? ये हमारी गलती है. तो ये पूरा सिंडिकेट, पूरा रैकेट है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से बेचता है मूर्तियों को बाहर. और ये चीज बॉलीवुड फिल्मों में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने सिंस टाइम मेमोरियल दिखाई है कि नटराज की मूर्ति जो है चोरी हो गई. एक पिक्चर आई थी, यादों की बारात पिक्चर थी, तब से लेके आज तक हम चोरियां दिखा रहे हैं. तब भी चोरियां दिखाई जाती थी कि मूर्ति मंदिर से चुरा ली, म्यूजियम से चुरा ली, इसकी लाखों डॉलर जो है वो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में. ये सही है. तो स्मगलिंग एक ग्लोबल ट्रेड है. सो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री अफेक्टेड बाय स्मगलिंग. पूरी दुनिया इससे त्रस्त है. पूरी दुनिया इससे त्रस्त है. अलग अलग कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं, इंडिया के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इंडिया की उतनी हिस्ट्री है, इंडिया का उतना कल्चर है. इसका मार्केट जो है, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, $6 बिलियन पर ईयर. मतलब कितनी चीजें चोरी होकर गायब होकर बिकती होंगी? $6 बिलियन. और $1 बिलियन जो है रफली 8-9 हजार करोड़ रुपए के आसपास होता है. तो 50,000 करोड़ का ये इलीगल मार्केट है. ये तो ड्रग्स से भी बड़ा मार्केट है. सो फ्रॉम द चर्चेस ऑफ इटली टू द बरियल ग्राउंड्स ऑफ माली, जो हिस्टोरिकल चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, चर्चेस ऑफ इटली, बरियल ग्राउंड्स ऑफ माली, इट्स अ वेल ऑयल्ड सिंडिकेट दैट रन्स द शो एंड इट्स क्वाइट अ ल्यूक्रेटिव इलिसिट एंटरप्राइज. एक ल्यूक्रेटिव जो है यानी कि प्रॉफिटेबल गैर कानूनी एंटरप्राइज है जो कि इस काम को कर रहे हैं. तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस उन आर्टिफैक्ट्स के पीछे, उन चोरी हुए, इलीगली चोरी हुई चीजों के पीछे भाग सकती है? कैन इट गो आफ्टर आर्टिफैक्ट्स जिसकी रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है? सवाल यह उठता है कि रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं हुई है? जैसा मैंने आपको बताया, नेक्सस है. जब तक पुलिस में जाके आप रिपोर्ट रपट नहीं लिखवाओगे, तब तक पुलिस किस चीज को ट्रैक करेगी? और उससे बड़ी चीज है कि इसका नेटवर्क इतना फास्ट है कि वो चोरी होते ही 24 घंटे के भीतर वो भारत से बाहर निकल जाती है और फिर गायब, खत्म. इनफैक्ट जो बायर है वो भी इस तरीके की एक्टिविटीज में कॉम्प्लिसिट होता है कि हम भी इस चीज को अरेंज करवाते हैं या इस चीज में रिसोर्सेज लगाते हैं. थिंग्स गेट हार्डर बिकॉज इट कैन बी स्मगल्ड आउट क्विकली, इंस्टेंटली वो चीज बाहर. क्योंकि देखिए, कुछ बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, खराब होने वाली चीज भी नहीं है. आप इंस्टेंटली कहीं भी रखो, कहीं से शिप करो और शिप में डाल के जो है वो बाहर आप एक्सपोर्ट कर दो. अक्रॉस बॉर्डर्स एंड बायर्स आर समटाइम्स इक्वली कॉम्प्लिसिट इन दिस नेफेरियस एक्टिविटी. तो इस चीज को रोकना पुलिस के लिए एक तो वैसे ही मुश्किल है, दूसरा अगर कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो और मुश्किल है. यहां तक कि एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा जिससे जो पढ़ के हमारे होश उड़ गए, वो ये था इराक और सीरिया. मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के. एक तरफ सीरिया में बॉम्बिंग्स हो रही है, इराक में इतना बुरा हाल है, ठीक है, आइसिस जो है वो वहीं से पैदा हुआ है, पूरा जो है देश बिखरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वहां के म्यूजियम्स में से चीजें चोरी हो रही हैं. और कौन चोरी करेगा? यूएस चोरी कर रहा है. इराक एंड सीरिया वर ravaged by war. American imports of cultural property from these regions soared by nearly 100%.
कानूनन तरीके से या गैर कानूनी तरीके से कैसे भी हो, यूएस में इसके इंपोर्ट्स बढ़ते चले गए, 100% से बढ़ गए। यानी कि पहले भी हो रहा था, वॉर के बाद तो क्या कोई कोई देखता है, कोई कानून देखता है, कोई पुलिस देखता है, कोई कुछ देखता है, कुछ नहीं देखता है। ये चीज बढ़ती चली जा रही थी। तो आप सोच के देखिए कि क्या हालत रही होगी उस टाइम पे जब इनकी पूरी हिस्ट्री इनकी आंखों के सामने वाइप आउट हो रही थी। तो सवाल यह उठता है कि क्या इन चीजों को बचाने के लिए, क्या इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून है, क्या कोई कन्वेंशन है, क्या कोई ग्लोबल लॉ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारत ने अलग अलग कानूनों में इंडिया की हिस्ट्री को, आर्टिफैक्ट्स को, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। स्टार्टिंग विद एंटिक्विटीज एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, फॉलोड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट, AMASR। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द कंट्रीज हेरिटेज। ये देश के हेरिटेज को बचा के रखते हैं और ये चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी है 7th शेड्यूल के अंदर। तो इस 7th शेड्यूल से पावर मिलती है कानूनों को। एंटिक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, जो कि सन 47 में पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, जो कि एक्सपोर्ट को बिना लाइसेंस के नहीं होने देता था। अब ये तो कानूनन चीज हो गई। अगर कोई कानूनन तौर पे लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास लाइसेंस होगा। तो हमने कानून तो पास करा, देयर वाज अ लॉ। दूसरी चीज है AMASR एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि इनकी ड्यूटी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि आप एंटिक्विटीज को म्यूजियम्स के अंदर या अपने पोजीशन में प्रोटेक्ट करके रखोगे। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इनको प्रोटेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर की चीजें भी प्रोटेक्ट होंगी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड मिसयूज, कि कोई उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई उसे मिसयूज नहीं कर सकता। तो ये चीज है, ये भारत के कानूनों में ऑलरेडी है। क्या इंडिया ने कानून बनाया? बिल्कुल बनाया। क्या इंडिया ने प्रोटेक्शन का कानून बनाया? बिल्कुल बनाया। अगर फिर भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप सोच के देखिए, इसमें गलती भी तो हमारी है, क्योंकि लॉस तो है लेकिन लॉस एनफोर्सेबल नहीं है। अब आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं ग्लोबली इस बारे में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। यानी कि यूनेस्को कुछ कर रहा है। इज यूनेस्को डूइंग एनीथिंग जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपने अंडर लेकर आता है? तो ग्लोबल ट्रेड को अगर देखा जाए तो इलीगल ट्रेड को यूनेस्को जो है वो रेगुलेट करता है। तो एज पर ग्लोबल कन्वेंशन और ग्लोबल लेवल 1970 द यूनेस्को कन्वेंशन एम्स टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है इल्लीसिट इंपोर्ट, गैर कानूनी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, की कल्चरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। एंड द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल हैज पास्ड रेजोल्यूशंस टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज साइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है जैसे इराक और सीरिया हुआ, वहां पे प्रोटेक्ट करो। और जो भी देश को जैसे आजादी मिल रही है उस टाइम पे उसके कल्चरल जितनी चीजें हैं उसके प्रोटेक्शन को मैसिव जरूरत है, जिसके लिए यूनेस्को ने ये कन्वेंशन को पास करा था। और गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी रोकना है कल्चरल प्रॉपर्टी का, और ये चीज बहुत जरूरी है। और इसी चीज को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन फिर भी आप इलीगल चीज को नहीं रोक सकते। देखिए, पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है? कानून तो सबको पता है, लेकिन पुलिस आके कानून को एनफोर्स करती है और क्राइम रेट को कम करती है। ऐसा होता है ना? तो यह चीज इसलिए पास करी गई है। तो सवाल यह उठता है कि जितने गैर कानूनी तरीके से हजारों आर्टिफैक्ट्स चोरी होकर भारत के बाहर ले जाए गए हैं, दूसरे म्यूजियम्स में विराजमान कर रखा है, चोरी की चीज आपने खरीद के विराजमान कर रखा है, तो क्या कोई तरीका है उसे वापस लाने का? इज देयर एनी वे to bring those antiquities back? This is what we have to understand. Let's see. लेकिन उसके पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट, स्टडी IQ लेकर आया है एक्सक्लूसिव P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो कि शुरू हो चुका है 22 अप्रैल सुबह 8 बजे से। ये जो बैच है आपको कवर करता है डायरेक्टली इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट तक, कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस, क्रैश कोर्स ऑफ प्रीलिम्स जिसे हम SIP बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, और क्रैश कोर्स ऑफ मेंस जिसे हम SIM बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पैकेज्ड रूप में दी जा रही है एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज। और ये कंपैरिजन में अगर आप बाकी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक फीस लेते हैं, हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं एट ओनली 70,000 रुपीज एट अ स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज सांघी लाइव कोड के जरिए आपको यही बैच सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में उपलब्ध होगा।
तो जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें। नाम है P2I बैच और इसकी सारी जानकारी जो है वो लिंक में दी है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं। सो द बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। 2024 के एस्पिरेंट्स जरूर उस बैच को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि इन एंटिक्विटीज को वापस कैसे लाया जाता है। एंटिक्विटीज को वापस लाने के लिए भी यूनेस्को की मदद मांगी जाती है, क्योंकि यूनेस्को ही इसको रेगुलेट करता है। तो एंटिक्विटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है पूरी दुनिया में। पहला हिस्सा है कि आपके देश की इंडिपेंडेंस के पहले के एंटिक्विटीज चोरी हुए। अब ये स्पेशली इंडिया के केस में रेलेवेंट है। तो हमारे केस में क्या होगा, प्री 1947 एंटिक्विटीज दैट वाज स्टोलन ऑब्वियसली बाय द ब्रिटिश, चुरा चुरा के ले गए। तो वो उनके देश में वहीं पे लंदन में कई सारे म्यूजियम्स है, वहां पर रखे हुए हैं। और दूसरी जो चीज है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्टिफैक्ट्स, जो कि कोई लूट के नहीं ले गया है, जो कि इलिसिट लूट है, जो कि आर्कियोलॉजिकल लूट है, जिसको चोरी किया गया है। So, the procedure of bringing back antiquities depending on when they were taken out of India, pre-independence और post-independence, before independence के लिए दिक्कत है या थोड़ा मुश्किल है, must be raised bilaterally or on international fora। अंतरराष्ट्रीय फोरम पे आप इसे जो है लेकर जाओगे, बायलैटरल तरीके से डायलॉग शुरू होगा, तब जाके एंटिक्विटीज को वापस लाने की मुहिम होगी। दूसरी तरफ जो एंटिक्विटीज पोस्ट इंडिपेंडेंस ले जाई गई हैं, उनको वापस लाना आसान है, क्योंकि आपको यह प्रूफ करना है कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत के बाहर बेची गई है। तो आपको अगर प्री इंडिपेंडेंस वाले की बात बताएं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट हुआ था नवंबर 2022 में, दैट दे वर वर्किंग टू ब्रिंग बैक द स्वॉर्ड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम लंदन। तो ये चीज देखिए, ये है तलवार, ये है इसकी तलवार, ये है इसकी स्वॉर्ड छत्रपति शिवाजी की, और इसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और तो पेपर वर्क ज्यादा लगेगा, रिक्वेस्ट ज्यादा लगेगी, एवरीथिंग वुड बी मोर। ऑन द अदर हैंड, सिंस इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद द रिट्रीवल प्रोसेस इज इजी। ओनर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कैन रेज एन इशू बायलैटरली विद प्रूफ ऑफ ओनरशिप। प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए होगा एंड विद द हेल्प ऑफ द यूनेस्को कन्वेंशन। यूनेस्को कन्वेंशन की हेल्प से यह चीज करवाई जा सकती है। इसी पोस्ट इंडिपेंडेंस के तहत यूनेस्को की इंटरवेंशन के बाद जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम भारत के 15 आर्टिफैक्ट्स को वापस दे रहा है। तो इसकी प्रेजेंट स्थिति क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? एंटिक्विटीज रिटर्न टू इंडिया सो फार। सो एज ऑफ मार्च 2023 ASI का यह कहना है कि 292 एंटिक्विटीज हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड सिंस 2014 एंड 13 बिटवीन 76 एंड 2030। तो तब से लेके मतलब 25-30 साल के पीरियड में सिर्फ 13 आई, और 2014 के बाद से लेके अभी तक तकरीबन 300 एंटिक्विटीज भारत में आ चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या है? व्हाट इज इट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट? हिस्ट्री को इकोनॉमी से लिंक करेंगे, और हर चीज इकोनॉमी से लिंक हो सकती है। इकोनॉमिक्स इज द वे टू गो फॉरवर्ड। हर स्टूडेंट का इकोनॉमी समझना जरूरी है, कोई भी हो। So, सवाल ये उठता है, what is the economic impact if we brought back the antiquities from museums across the world? Across the world अगर ये चीज वापस आती है तो इस चीज को हम कैसे समझते हैं, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा कि ये एंटिक्विटीज कब चोरी हुई, कब भारत के बाहर ले जाई गई। द टूरिज्म इंपैक्ट वुड बी सिग्निफिकेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, म्यूजियम के अंदर कोई इंसान क्यों जाता है? एंटिक्विटीज देखने जाता है, वो वहां से चोरी हो गया, बाहर के म्यूजियम में रखी है, तो बाहर के म्यूजियम में लोग जाएंगे, वहां जाके देखेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रू। टूरिज्म वुड बी इंपैक्टेड, हेवीली इंपैक्टेड। उसके साथ साथ पीपल विल फ्लॉक टू सी द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम्स। इट विल लीड टू लोकल जॉब क्रिएशन इन द विसिनिटी। जो म्यूजियम्स होते हैं या जो प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस होती हैं, आसपास दुकानें, वेंडर्स, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट होती है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है अभी, स्पेशली मतलब कोविड का ब्लेम नहीं डाल सकते, कोविड के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते इस चीज का, और भी चीजों पे इस चीज का ब्लेम है। जैसा मैंने बोला, भारत जो है वो अपने ही म्यूजियम्स को प्रिजर्व नहीं करता है, अपनी ही हिस्ट्री को वैल्यू नहीं करता है, तभी प्रिजर्व नहीं करता है। कोई इंसान म्यूजियम नहीं जा रहा है। तो हमने फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर की वेबसाइट पर जाके ये सारे के सारे आंकड़े आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो क्या हुआ यहां पे? व्हाट वाज फिगर्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर केस? ये चीज फिगर आउट करी गई कि 2015 के आंकड़े हमें मिले, एक म्यूजियम ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों ने विजिट करा। यानी कि 80 म्यूजियम है तो 80 लाख लोगों ने विजिट करा। ऐसे देश में जो कि आप ये सोच के चले कि
140 करोड़ का देश है, प्लस टूरिज्म इतना ज्यादा है। और अगर पूरे इंडिया के बेसिस पे लगाया जाए तो तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने विजिट करा। एंड सिंस वी हैव अराउंड 800 म्यूजियम्स इन द कंट्री, 80 मिलियन पीपल एंटरिंग म्यूजियम्स, यानी कि 8 करोड़ लोग 140 करोड़ में से म्यूजियम आ रहे हैं, ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। इटली की पूरी पॉपुलेशन इतनी नहीं है और वहां के म्यूजियम्स कितने हेविली विजिटेड है, टूरिज्म से कितना मैसिव पैसा आता है पूरे इटली में, पूरे यूके में, जहां जहां भी हेरिटेज है, जहां जहां भी कल्चर है, जो उनका मैसिव कल्चर है। 2011 की एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी जहां पर हमने यह देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कॉल आउट करा किस चीज को, बैड शेप ऑफ इंडियन म्यूजियम्स। भारतीय म्यूजियम्स प्रिजर्व नहीं करे जाते हैं। भारत में लुटियंस दिल्ली में इंडिया गेट के बगल में म्यूजियम्स है जिसकी 26 गैलरीज है, नेशनल म्यूजियम नाम है। नेशनल म्यूजियम की 26 गैलरीज है जिसमें से 7 से 8 बंद रही 4 साल तक। 4 गैलरी बंद है, उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये वो, क्योंकि मेंटेन नहीं है और कोई एफर्ट नहीं करना चाहता। देयर इज नो एफर्ट दैट इज बीइंग डन। आपको लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास पैसा नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास पैसा नहीं है। आपके होश उड़ जाएंगे सुन के, 200 करोड़ से ऊपर रुपया अनयूटिलाइज्ड पड़ा है लेकिन म्यूजियम नहीं खोलते हैं। So simply due to poor management. Also only 10% of artifacts are put on display. बाकी सब अंदर दबा के रखे हुए हैं and they are not even changed to make things more exciting and interesting for visitors. ये चीज नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, do not care attitude। 200 करोड़ का बजट है एक एक म्यूजियम का, और कुल मिला के अगर देखा जाए अनयूटिलाइज्ड फंड्स ऑफ 2000 करोड़ आर केप्ट। और ये जो चीज है आप ये सोच के देखें, सिंस 1980 टिल नाउ वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज so much of funds। फालतू में फंड्स पड़े हुए हैं। So it probably has more to do with the do not care attitude towards museums and anything else। do not care attitude, फर्क ही नहीं पड़ता क्या है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इन्फॉर्म्ड हो, आप तो जगह जगह जाते हो, पढ़ते हो, तो आपको तो समझ में भी आएगा म्यूजियम के अंदर देख के। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस शहर में हैं, अगर उस शहर के म्यूजियम आप विजिट कर सकते हैं, अगर आप कलकत्ता में हैं, बनारस में हैं, बॉम्बे में हैं, हैदराबाद में हैं, प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस, फोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट्स, कहीं भी आप जा सकते हैं, जरूर जाएं, टिकट खरीद के अंदर जाएं, देखें। और अगर आप कहीं ट्रैवल करने का शौक रखते हैं या जाते हैं तो जरूर जाके ऐसे आर्टिफैक्ट्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप उस चीज को बेहतर समझ पाएंगे। दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर योर ओन ग्रोथ। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए, गेटिंग बैक द स्टोलन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। अलग अलग देशों के पास जितने चोरी हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर के इंडिपेंडेंस के बाद चोरी हुए कैसे, लेकिन फिर भी हुए तो वापस लाओ। नीड टू इंश्योर दैट दे गेट प्राइड ऑफ प्लेस इन आवर म्यूजियम्स, एंड वी ऑल्सो नीड टू मार्केट द म्यूजियम्स टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट अलाइक, कि आप मार्केट करें जिससे कि और लोग आए वहां पे चीजों को देखने के लिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को मार्केट करा गया है, जैसे इन सब चीजों को अगर मार्केट किया जाता तो लोग जाते हैं वहां पे, और आपने उसे इतना अट्रैक्टिव बनाया कि वो टूरिज्म रेवेन्यू दे रहा है। सो दैट्स द ओनली वे म्यूजियम्स वुड हैव क्राउड एंड दे कैन रिजल्ट इनटू इनकमिंग मनी, जिससे कि आप मेंटेन करोगे टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। मेरी बात ध्यान रखिएगा, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं। अगर हम ही अपना कल्चर, हम ही अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम ही अपना घर साफ नहीं रख सकते तो बाहर का इंसान आके थोड़ी रखेगा। सिमिलरली हमें ही अपनी हिस्ट्री, कल्चर को प्रिजर्व करना है, इस चीज को ध्यान रखें। बैच की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, कोड एक ही है, सांघी लाइव। यूज द कोड सांघी लाइव टू सब्सक्राइब टू P2I बैच, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में उपलब्ध होगा आफ्टर यूजिंग माई कोड। एंड ये सारी हाई वैल्यू पीडीएफ्स, वेल रिसर्च्ड पीडीएफ्स पाने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आयुष सांघीज IAS अकेडमी टेलीग्राम हैंडल है, इस पे जरूर जुड़े। सारी पीडीएफ्स यहां पर अपलोडेड रहती हैं, और ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर भी हम काफी अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों के लिए डालते हैं। एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये आर्टिफैक्ट्स वापस लाने के लिए भारत सरकार कोई पेमेंट करती है? क्या ये आर्टिफैक्ट सिर्फ यूनेस्को के इंटरवेंशन की वजह से ही वापस आते हैं? और मैं आपको बता चुका हूं ये कितना बड़ा मार्केट है, $6 बिलियन का मार्केट है। तो एक्चुअली इन नायाब चीजों के, इन इनवैल्यूएबल चीजों के खरीदार कौन है? बड़े गैंगस्टर्स हैं, या मतलब बहुत ज्यादा रईस लोग हैं, या सरकारें हैं, म्यूजियम्स हैं? कौन है? बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।